आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। शहर बरेली में तमाम ऐसी हस्तियां हैं जो अपनी कामयाबी की रोशनी बिखेर रही हैं। कम उम्र में ही जिन्होंने अपनी मंजिल हासिल की है और दूसरे युवाओं के लिए मोटिवेशन के रूप में सामने आए हैं। उन्हीं में से एक हैं साकेत भूषण गुप्ता। 40 लीडर्स अंडर 40 में आज हम आपको दिखाएंगे उनकी जर्नी, जो हो सकता है आने वाले समय में आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए। कोई ना कोई शौक अमूमन हर शय के पास होती है, लेकिन अपने शौक को प्रोफेशन में कैसे तब्दील करना है, ये सीखना है तो साकेत भूषण गुप्ता आपके लिए एग्जाम्पल हो सकते हैं। साकेत राहगीरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उसी के जरिए उन्होंने खुद कामयाबी की मंजिल हासिल की है। बरेली ट्रैवल एजेंसी के प्रोपाइटर साकेत भूषण गुप्ता ने साल 2008 में अपने सफर की शुरुआत की। उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। डेली इंसाइडर की विशेष सीरीज़ लीडर 40 अंडर 40 में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं साकेत भूषण गुप्ता जी। उनसे बात करेंगे, उनके सफ़र के बारे में जानेंगे और बरेली ट्रैवल एजेंसी के बारे में भी जानेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। नमस्कार सर। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्योंकि लोग आपकी कहानी आप ही की ज़ुबानी सुनना पसंद करेंगे। नमस्कार, मैं साकेत भूषण गुप्ता बरेली ट्रैवल एजेंसी का प्रोपराइटर हूँ और लास्ट 14 ईयर से बरेली शहर में टूर एंड ट्रैवल्स का बिज़नेस कर रहा हूँ। बरेली शहर में आप टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस कर रहे हैं, कितना स्कोप आपको नज़र आया बरेली में इसका? सर, वैसे ओवरऑल पूरे इंडिया में ही टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री का बहुत अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने 2008 में अपना करियर स्टार्ट किया था, जितनी क्यूरियोसिटी लोगों में उस टाइम पे थी वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है। स्टार्टिंग करियर में लोगों में डोमेस्टिक टूर्स का बहुत क्रेज़ था, जो डे बाई डे धीरे धीरे, जब इंटरनेशनल ट्रिप्स उस टाइम अप्रोचफुल नहीं थी, बहुत एक्सपेंसिव रहा करती थी, बट धीरे धीरे वो चीज़ें अब बहुत पॉकेट फ्रेंडली हो रही हैं। तो लोगों का बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्स की तरफ बहुत अच्छा रुझान है। लोग कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ एक लॉन्ग टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो बेसिकली रोज़ की दिनचर्या के साथ पॉसिबल नहीं होती है। तो इसलिए लोग अब टूर्स पे और पैकेजेस पे ज़्यादा जाना चाहते हैं, ताकि एक फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें, पूरी फैमिली एक साथ रह सके और अच्छे से एंजॉय कर सकें। सर, इस सफ़र की शुरुआत कब से हुई और आज जो आप अपने सफ़र को देख रहे हैं, कहाँ पर उसको देख रहे हैं? सर, मैंने अपने इस बिज़नेस की शुरुआत 2008 में की थी। बेसिकली मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो डिस्ट्रिक्ट एटा के पास एक टाउनशिप है गंजडुंडवारा, वहाँ से रहा है। और मेरे फैमिली में सभी का जो है वो मोस्टली ट्रेडिंग बिज़नेस या एजेंसी लाइन का बिज़नेस सभी ने किया है। जैसे किराना मर्चेंट की ट्रेडिंग्स होती है, होलसेल ट्रेडिंग। मेरे फादर की होलसेल ट्रेडिंग वेजिटेबल ऑयल्स एंड एडिबल ऑयल्स का रहा, शुगर ट्रेडिंग का बिज़नेस रहा। बट किसी का भी मेरे फैमिली में एक्चुअली मुझे थोड़ा सा बचपन से एक इंटरेस्ट था वाइट कॉलर बिज़नेस का। और मेरी हमेशा से जब से मैंने अपना +2 क्वालिफाई किया, तो मुझे ये था कि मैं कुछ भी करूँ तो कुछ ऐसा करूँ जो अपने दम पे करूँ, सेल्फ डिपेंडेंट करूँ, और ऐसा करूं जिसमें मैं लोगों को एक अच्छी सर्विस भी दे पाऊं और एक अच्छा नेम एंड फेम भी कमा पाऊं। सर, सेल्फ डिपेंडेंसी की आपने बात करी है, कहीं ना कहीं ये बातें निकल कर सामने आती हैं कि एक चैलेंजिंग भी रहा होगा ये फेज़ कहीं ना कहीं, क्योंकि देखा जाए आप खुद एक युवा हैं और युवाओं की सोच ये रहती है कि एक घर खरीद ली जाए, उसके बाद एक गाड़ी हो, साथ में नौकरी हो, फैमिली हो, यही सब सोच रहता है। लेकिन बिज़नेस लाइन में आना कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? सर, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि ये इंडस्ट्री मेरे लिए बिल्कुल अनटच थी। जैसा मैंने आपको बताया, मेरा पेरेंटल बिज़नेस जो था वो ट्रेडिंग का रहा, तो हमेशा वो जो एक बनिया कम्युनिटी लाला टाइप्स जो चीज़ें होती हैं वो रही हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरे पास इसका ना ही कोई अनुभव था, ना ही कोई बैकग्राउंड था। तो धीरे धीरे मैंने इसी बिज़नेस से सीखा। स्टार्टिंग में मेरे पास गिनती के 10-20 क्लाइंट होते थे, और आज आप लोगों की दुआओं से और प्रभु के आशीर्वाद से मेरे पास बरेली शहर के जितने अच्छे मौजूद लोग हैं वो सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं उनको सर्विस दे पा रहा हूं और इस बरेली शहर के लिए कुछ कर पा रहा हूं। सर, इस पूरी जर्नी में आपके कहीं ना कोई एक ऐसा इंस्पिरेशन ज़रूर होगा जिसको आप मानते हो कि आपको लाइफ में वहाँ से इंस्पायर हुए आप? सर, इंस्पायरिंग तो ये रहा कि जब मेरा जो एजुकेशनल करियर था, तो होता क्या है कि मोस्टली एजुकेशनल करियर में लोगों के साथ ये होता है कि डाइवर्जेंस होते हैं, कि कभी कोई चाहता है कि वैसे फ्रेंड सर्कल में कोई कहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो ऐसे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स रहते हैं। बट मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि शुरुआत से घूमने का बहुत शौक़ रहा, मैं नए नए डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करना चाहता था, नई नई जगहों को देखना चाहता था। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, क्यों ना इसको मैं अपना प्रोफेशन बना लूँ।
तो उससे क्या होगा कि ये मेरा इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्टिंग फील्ड है, और मैं इसको अगर प्रोफेशनल तरीके से अगर आगे चलूँगा तो लोगों को भी अच्छे से सर्विस दे पाऊँगा और अपना भी कहीं ना कहीं मैं सेल्फ भी अपने आप को अच्छे से एंटरटेन कर पाऊँगा। सर, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आपके नज़रिए से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? किस तरीके से फोकस रहना ज़रूरी होता है? सर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, हालांकि सर्विस इंडस्ट्री में नहीं हूँ, फिर भी मैं सभी बिजनेस पर्सन्स के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है लॉयल्टी। यू शुड लॉयल विद योर कस्टमर। आपको हमेशा अपने कस्टमर के साथ लॉयल रहना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मतलब बिजनेस में ग्रो आप तभी कर पाएंगे जब आप लॉयल रहेंगे और ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ेंगे। चीटिंग का एक जो दौर होता है वो एक बहुत शॉर्ट होता है। आप चीट करके कभी भी ग्रो तो कर सकते हैं, बट वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होगी। अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो यू शुड बी लॉयल एंड ऑनेस्ट विद योर कस्टमर। सर, आपकी जर्नी में कोई ऐसा खास अनुभव रहा है जिसको आप साझा करना चाहते हैं आज के युवाओं से, यूथ से बेसिकली मैं बात करूंगा तो? हाँ, बिल्कुल रहा है सर। लास्ट 2 ईयर्स कोविड 2020 से जब स्टार्ट हुआ था, 2020 से लेके और 21 के एंड तक, these 2 years are most difficult for travel industry overall worldwide। मतलब मैं कहूँ तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लास्ट 2 years में वर्ल्ड वाइड सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव जो रहा कोविड की वजह से वो ट्रैवल इंडस्ट्री रहा। सबसे पहले ट्रैवल इंडस्ट्री क्लोज़ हुई और सबसे लास्ट में ओपन हुई। बाकी सारे ट्रेड्स ओपन हो गए थे, बट ये नहीं हुआ। बट उस पीरियड में कहीं ना कहीं जिन लोगों ने पेशेंस रखा, who believe in themselves, जैसे मुझे ये विश्वास था कि ट्रैवल इंडस्ट्री अभी कुछ टाइम के लिए एक टेम्प्रेरी फेस पे डंप हुई है, बट इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो मैं अपने सभी युवा भाइयों से ये बिल्कुल ये संदेश देना चाहूँगा कि कभी भी अगर आपके साथ लाइफ में बुरा वक्त आता है तो उसको एक चैलेंज की तरफ फेस करें और ये कोशिश करें कि वो कोई भी फेस हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे ख़राब हो। खुशी का भी एक दौर होता है, गम का भी एक दौर होता है। तो अगर कभी भी कुछ ऐसा फेस आता है तो उसको चैलेंज की तरह लें, उसको पास ऑन करें और आगे फ्यूचर की प्लानिंग करें। सर, कोविड की भी आपने बात करी, कहीं ना कहीं हर दूसरे तीसरे महीने पे कहा ही जाता है कि एक नई वेव आ रही है, तो क्या फिर से इस तरीके का डर आपके अंदर रहता है? सर देखिए, मेरे एंड पे तो कोई डर नहीं है, और कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट का जो इस बार इनिशिएटिव रहा है, लास्ट जितने भी पैंडमिक्स आए हैं इंडिया की हिस्ट्री में, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं हमको सबसे पहले वैक्सीनेशन मिला, जो पिछले हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और उसका बेनिफिट ये हुआ कि हम लोग उतना हमको नुकसान नहीं हुआ जो अदर कंट्रीज़ को हुआ वर्ल्ड वाइड। तो देखिए, बट नेचुरल है कि जब कोविड की रिपोर्ट आती है, न्यूज़ आती है, तो हमारा बिज़नेस इफ़ेक्ट होता है। बट इफ़ेक्ट के साथ साथ जो लोग अब अवेयर हैं, जिनको पता है कि कोविड हमारी लाइफ का एक पार्ट है जो कभी नहीं जाएगा, जैसे लास्ट पैंडमिक्स रहे हैं पीछे हिस्ट्री में, तो अब जैसे जैसे इम्यूनिटी डेवलप हो रही है लोगों की, कोविड हमारा रूटीन लाइफ का एक पार्ट हो गया है, जैसे सर्दी जुकाम खांसी होता है। तो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें बहुत नॉर्मल नहीं हो जाएंगी, कैजुअली हो जाएंगी। सर, प्रोफेशनली तो बहुत बात हो गई, थोड़ा सा अगर फैमिली पे बात करते हैं तो किस तरीके से सर टाइम स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ? क्योंकि जो आज का युवा है वो कहीं ना कहीं रेस में इतना आगे भाग जाता है कि फैमिली पीछे छूटती जाती है। आपके साथ भी क्या ऐसा होता है? नहीं सर, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में जो मैंने अचीव किया है या जो आगे करूँगा, उन सभी में मेरे फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे फादर रहे हैं और मेरे ग्रैंडफादर रहे हैं। मेरे ग्रैंडफादर ने जो संस्कार मेरे फादर को दिए, उन्होंने मुझे दिए और मेरे बड़े भाई को भी दिए, और उन्हीं संस्कारों की बदौलत आज कहीं ना कहीं हम एक अच्छे मुकाम पे हैं। और जो मैंने आपको जैसे कि कहा कि लॉयल्टी, ऑनेस्टी और कस्टमर के साथ चीटिंग नहीं करना, हमेशा मतलब बेस्ट जो आप कर सकते हैं अपने एफर्ट्स वो करना, तो वो सब मैंने अपने फादर से कहीं ना कहीं एक सीख ली है। और मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं। हम लोग वैसे मेरा वीक ऑफ संडे रहता है, बट सर्विस इंडस्ट्री में कि कभी कोई ऑफ नहीं होता। मतलब यू हैव टू सर्व योर कस्टमर 24/7, बट फिर भी ऑफिशियली हम लोग संडे ऑफ रखते हैं, तो उस टाइम में मैं फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ अच्छे से, चाहे वो मूवी हो चाहे डिनर हो, मैं बिल्कुल टाइम देता हूँ। मैं सबसे ये बिल्कुल ये मैसेज देना चाहूँगा कि यू शुड स्पेंड अ टाइम एटलीस्ट वंस अ डे और अ फुल डे इन अ वीक विद योर फैमिली। फैमिली की भी अपने बात बताइए सर, किस तरीके का डिस्कशन होता है अगर फादर की बात की जाए या फिर आपकी बेटर हाफ वाइफ की बात की जाए? बच्चों के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं और खाली टाइम पे क्या करना पसंद करते हैं सर?
सर देखिए, जहाँ तक फ़ादर की बात है, फ़ादर और मदर हमेशा मुझे लगता है कि सभी के पेरेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कंसर्न रहते हैं बच्चों के फ्यूचर को लेके, उनकी हेल्थ को लेके, उनकी रूटीन लाइफ को लेके। तो फादर के साथ जनरली डिस्कशंस वही होते हैं कि बिज़नेस में क्या चल रहा है, आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, कुछ और नया क्या करना है। ये सारे डिस्कशंस तो मोस्टली पेरेंट्स के साथ, फादर के साथ होते हैं। मदर एज़ ऑलवेज़ हमेशा कंसर्न रहती हैं कि बेटा बस लंच टाइम पे कर लो, डिनर टाइम पे कर लो, ब्रेकफास्ट टाइम पे कर लो। तो ये माँ का है। बाकी वाइफ तो इन ऑल, चूँकि उनको सभी को देखना है, तो वो कंसर्न मेरे लिए भी हैं, पेरेंट्स के लिए भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं। बच्चे जैसे एज़ यूजुअल होता है कि उनकी अपनी ख्वाहिशें हैं कि पापा को ये चाहिए, पापा के साथ ये करना है, पापा के साथ वो करना है। तो ये सर वही है सारी चीज़ें। एक और सवाल है सर, अगर भविष्य की बात की जाए, फ्यूचर की बात की जाए, तो अपने बिजनेस को आप आने वाले 10 सालों में कहाँ पर देखते हैं और खुद के मुकाम को कहाँ पर देखते हैं? सर ट्रैवल इंडस्ट्री आने वाले टाइम में ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा कहाँ पे होगी, लेकिन एक बहुत अच्छे मुकाम पे होगी। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो एक वेल नोन एयरलाइन है इंडिगो एयरलाइंस, जिसने अभी रिसेंटली उड़ान स्कीम के अंदर में बरेली एयरपोर्ट से अपनी फ़्लाइट्स स्टार्ट की हैं मुंबई एंड बेंगलोर के लिए। तो उसका मैं आपको पास बैकग्राउंड बताता हूँ। उसके जो ओनर्स थे वो सन 95-98 अराउंड लखनऊ से उन्होंने अपना बिज़नेस करियर शुरू किया था। एंड दे आर द मोस्ट लीडिंग एयरलाइन कंपनी इन डोमेस्टिक इन इंडिया राइट नाउ। और उनकी आज की डेट में दे हैव देयर ओन 300 प्लस प्लेन्स प्लस 1500 प्लस डेली फ़्लाइट्स। तो आप ये देखिए कि जब ये वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये वॉल्यूम कहीं ना कहीं मार्केट से ही आ रहा है। लोगों की ट्रैवलिंग बढ़ी है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। एक आखिरी सवाल है सर, आप जैसी युवाओं की कहानियों को आम लोगों तक साझा करने के लिए डेली इनसाइडर एक विशेष सीरीज़ लेकर आया है, लीडर 40 अंडर 40। कैसे देखते हैं इसको सर? ये डेली इनसाइडर की एक बहुत अच्छी पहल है। और डेली इनसाइडर ने बरेली शहर में अभी लास्ट एक और जो 100 वुमेन वाला एक कंसेप्ट लाए थे, वो भी एक बिल्कुल नया अनोखी पहल थी। इसी तरीके से लीडर 40 अंडर 40 ये भी एक नई पहल है, जो मुझे लगता है कि अभी तक मीडिया प्लेटफॉर्म पे शायद एक नया संदेश है, एक नई अप्रोच है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं ये आशा करता हूं कि डेली इनसाइडर इस तरीके से भविष्य में आगे भी अप्रोचेस करता रहेगा, नए नए इवेंट्स करता रहेगा, नई नई पहल करता रहेगा। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद तरक्की के आयाम हासिल करे, और उन्हें यही उम्मीद भी होती है, जिस पर साकेत 100% खरे उतरे हैं। बेटे की सफलता पर बात करते हुए पिता अभय भूषण गुप्ता काफ़ी भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि जिस बिजनेस को साकेत ने डेवलप किया है, उसका अनुभव परिवार में किसी के पास नहीं था। बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरे परिवार में जिस बिजनेस को इसने स्टार्ट किया है वो किसी को भी इस बारे में अनुभव नहीं था। और ये इसका अपना सेल्फ मेड है। और मैं समझता हूँ आज एक अपना मुकाम बनाया है इसने। और बड़ी खुशी होती है एक पिता होने के नाते। काफ़ी तरक्की की है। और एक जो सहयोग होता है पारिवारिक, सबको साथ लेके चलने का, वो मादा इसमें है। ये एक अच्छी बात है। बाकी जो पारिवारिक सहयोग रहते हैं और जो दायित्व है पिता का, वो मेरी तरफ से सब पूरा है और सहयोग भी है। लेकिन जो इसका सहयोग मिल रहा है वो अविस्मरणीय है। जिस तरह साकेत लॉयल्टी को ही सफलता का स्रोत मानते हैं, उनकी पत्नी भी इसी की पुष्टि करती हैं। पति की सफलता का वर्णन करते हुए पत्नी अर्चना गुप्ता ने बताया, इसका पूरा श्रेय साकेत की मेहनत और ईमानदारी को जाता है।
काम उनकी प्राथमिकता है, हालांकि फैमिली भी काम के बराबर में खड़ी होती है। इसका सबसे ज़्यादा तो श्रेय जो है इनकी मेहनत, और सबसे फर्स्ट मतलब चीज़ जो मैं कहूँगी इनकी ईमानदारी, जो इसको ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। और लाइफ में जो भी इन्होंने पाया है वो अपने ही दम पे पाया है। मतलब इन्होंने किसी का नहीं तो ये कभी ये चाहते हैं कि कभी किसी के साथ मैं कोई गलत चीज़ करूं, और सबसे अच्छी चीज़ इनमें ये है कि सबको लेकर चलना, और हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं सबका ख्याल रखना। मदर फादर का बिल्कुल कहते हैं ना, उनको अगर सबसे पहली चीज़ अगर कुछ होती है तो सबसे पहले देखने वाले ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी है। और जहाँ बच्चों की बात आती है तो फिर बच्चे सबसे पहले हैं। ऑब्वियस ही बात है, जैसे वहाँ ये बॉस है यहाँ पर भी बॉस ही है। साकेत भूषण को अगर सफलता का भूषण कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनकी कहानी किसी भी युवा उद्यमी के लिए एक प्रेरणा साबित हो सकती है। फिलहाल के लिए हम लेंगे आपसे विदा, दोबारा हाजिर होंगे सफलता की एक नई इबारत के साथ। आप देखते रहिए डेली इंसाइडर। शुक्रिया। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।